नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो दोस्तों, आज का हमारा जो ये टॉपिक है वो पेपर 1 का है और यूनिट जो हमारा है 6 है। यूनिट का नाम है लॉजिकल रीजनिंग। ओके, तो हमने लॉजिकल रीजनिंग का जो टॉपिक है वो कल से ही स्टार्ट किया हुआ है और मैंने कल भी आपको एक क्लास वहाँ पर दी हुई थी यूट्यूब पर। और आज हमारी ये दूसरी क्लास है। कल हमने देखे थे आगमनात्मक तर्क वाक्य और निगमनात्मक तर्क किस तरीके से बनते हैं। ओके, तो तर्क के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम देखने वाले हैं तर्क वाक्यों के बारे में कि तर्क वाक्य कितने टाइप्स के होते हैं और किस तरीके के होते हैं। तो चले देखते हैं तर्क वाक्य के बारे में। टॉपिक पर जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस चैनल पर जो भी नोटिफिकेशन डाली जाती है वो सबसे पहले आपको मिल जाए। ओके, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप भी चल रहा है। टेलीग्राम ग्रुप में डेली क्विज होते हैं शाम को 7:30 बजे। पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी दोनों के होते हैं। ओके, और व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर हम यूट्यूब चैनल की जो लिंक होती है डेली क्लास की वो प्रोवाइड कराते हैं और पीडीएफ वगैरह भी हम वहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले दोस्तों देख लीजिए, सबसे पहले तर्क वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए, कल मैंने बताए थे वो आपको तर्क के बारे में बताए थे, यानी कि तर्क के प्रकार बताए थे। ये हमारे तर्क वाक्य के प्रकार हैं। तो तर्क वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। देख लीजिए, अब ये 4 कौन कौन से हैं। तो पहला जो है वो है सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य। दूसरा है सर्वव्यापी नकारात्मक तर्क वाक्य। तीसरा है अंशव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य और चौथा है अंशव्यापी नकारात्मक तर्क वाक्य। अब देखिए, ये जो पहला वाला है सर्वव्यापी स्वीकारात्मक, जिसे हम बोलते हैं ए। फिर सर्वव्यापी नकारात्मक है, उसे बोलते हैं ई। और अंशव्यापी स्वीकारात्मक है, उसे कहते हैं आई। और अंशव्यापी नकारात्मक जो तर्क वाक्य है उसे कहते हैं ओ। तो हमें ये 4 याद रखने, ए, ई, आई, ओ। ओके, तो देखिए ये दोनों ए और ई दोनों हैं वो कैसे है, सर्वव्यापी है, यानी कि सभी पर वो लागू किया जाता है। ओके, तो ये हमारा क्या है, सर्वव्यापी है। और इसमें भी और ये बाकी के जो 2 हैं आई और ओ, वो दोनों कैसे, अंशव्यापी है, यानी कि कुछ लोगों पर वो लागू किया जा सकता है, कुछ लोगों पर लागू नहीं किया जा सकता है। इसे हम कहते हैं अंशव्यापी। तो आई होप आपको सर्वव्यापी और अंशव्यापी में पता चल गया होगा। फिर से बता रही हूँ, सर्वव्यापी में क्या होगा, सभी लोगों के, मान लीजिए ये पूरी की पूरी जनसंख्या है तो पूरी की पूरी जनसंख्या को लागू किया जाए, उसे हम कहते हैं सर्वव्यापी। ओके, जिस तरीके से हम बोलते हैं ना सभी मनुष्य मरणशील है, क्यों, क्योंकि सभी मनुष्य, कोई भी मनुष्य ऐसा तो है नहीं जो आजीवन वो जीवित रहने वाला है ना, पूरी वो उसकी मृत्यु कभी नहीं होने वाली, ऐसा तो कोई मनुष्य है नहीं, है ना, अजरा अमर जिसे कहते हैं। तो ऐसे अजरा अमर तो कोई मनुष्य अभी तक हमने देखा नहीं। तो सभी मनुष्य का, जिसका जन्म है उसका मृत्यु तो होना ही है। तो ये क्या है, एक सनातन सत्य है और वो क्या है, सभी पर लागू किया जाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, सर्वव्यापी तर्क वाक्य कहेंगे। अब देखिए, उसके बाद है अंशव्यापी। तो अंशव्यापी में क्या होगा, कुछ लोगों को लागू होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा। ओके, तो इस तरीके से हम उसे अंशव्यापी बोल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, पहले सबसे पहले मैं आपको समझने के लिए कि सर्वव्यापी, सर्वव्यापी और अंशव्यापी। ओके, तो सर्वव्यापी में क्या होगा, सभी को लागू होगा, जितने भी लोग होंगे उन सभी को लागू होगा। ओके, अगर नहीं लागू होता है तो सभी पर नहीं लागू होगा। उसी तरीके का ये तर्क वाक्य होगा। और ये जो अंशव्यापी है वो क्या होगा, कुछ को लागू होगा और कुछ को नहीं होगा। तो देखिए, इसके भी 2 पार्ट हमने देखे। सर्वव्यापी में क्या होगा, तो कोई ऐसा होगा जो स्वीकारात्मक होगा। क्या होगा, स्वीकारात्मक होगा, यानी कि उसे हकारात्मक भी कह सकते हैं। ओके, पॉजिटिव कहते हैं ना, अफर्मेटिव, तो उसे हम इस तरीके से स्वीकारात्मक भी कह सकते हैं। और यहाँ पर अस्वीकारात्मक भी बोल सकते हो, नकारात्मक भी बोल सकते हो, नेगेटिव भी बोल सकते हो। ओके,
तो इस तरीके से ये अफर्मेटिव है और ये नेगेटिव है। ओके, इस तरीके से ये आपको सर्वव्यापी में बन गया। अब अंशव्यापी में भी दो पार्ट हो गए, उसमें भी स्वीकारात्मक और अस्वीकारात्मक। ओके, तो अंशव्यापी भी कैसा होगा, स्वीकारात्मक भी होगा और अस्वीकारात्मक भी होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि सर्वव्यापी है वो स्वीकारात्मक अस्वीकारात्मक, यहाँ पर मैंने बताया है। नकारात्मक का मतलब अस्वीकारात्मक भी होता है। ओके, और यहाँ पर जो अंशव्यापी है उसमें क्या होगा, अंशव्यापी में भी स्वीकारात्मक और नकारात्मक, या तो फिर स्वीकारात्मक और अस्वीकारात्मक। यहाँ पर स्वीकारात्मक की जगह पर आप हकारात्मक भी अगर पूछा जाए तो आपको यहाँ पर अपना माइंड लगाना है कि जब भी सभी आएगा, जब भी सभी लोगों को लागू किया होगा, जो भी कथन होगा, जो भी वाक्य होगा, सभी लोगों को अगर लागू होता है तो उसे हम सर्वव्यापी में रख सकेंगे। सार्वभौमिक कहते हैं ना, सर्वव्यापी, तो उसे हम उसमें रखेंगे। जबकि कुछ लोगों पर अगर लागू किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, अंशव्यापी कहेंगे। ये बात आपको याद रखनी। चलिए, अब ये जो है, और आपको AEIO ये 4 आपको तर्क वाक्य याद रखने हैं। इस तरीके से ही याद रखने हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरीके से भी पूछा जाता है। ओके, तो चलिए AEIO आपको ये याद रखना है। ए का मतलब है सर्वव्यापी स्वीकारात्मक। तो वहाँ पर क्या होगा, आपका जो भी सेंटेंस बनेगा किस तरीके से बनेगा, सभी है, यानी कि सभी, मान लीजिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ, सभी मनुष्य मरणशील है। ओके, सभी मनुष्य कैसे हैं, मरणशील है। तो ये हमारा तर्क वाक्य कौन सा बन गया, सभी के साथ है लगा, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा सर्वव्यापी स्वीकारात्मक या तो फिर सार्वभौमिक स्वीकारात्मक, इस तरीके का आपको पूछा जा सकता है। चलिए, अब है कोई के साथ नहीं है, तो इसमें ई में क्या बनेगा, तो कोई भी मनुष्य मरणशील नहीं है, इस तरीके का ये वाक्य बनता है। कोई भी मनुष्य मरणशील नहीं है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा सब हटा लेती हूँ और यहाँ पर लिखती हूँ नीचे। देखिए, पहला वाक्य हमने ए क्या बनाया, सभी मनुष्य कैसे हैं, मरणशील है। ओके, तो सभी मनुष्य मरणशील है, ये हमारा कौन सा वाक्य बन गया, ये वाक्य बन गया, यानी कि सर्वव्यापी स्वीकारात्मक बन गया। इसी तरीके से अब हमें ई वाक्य बनाना है, इसी वाक्य का ई में ट्रांसफर करना है, तो क्या कहेंगे, कोई भी मनुष्य मरणशील नहीं है। ओके, कोई भी मनुष्य मरणशील नहीं है। ओके, उसके बाद हमें बनाना है, तो आई वाक्य बनाएंगे। तो आई वाक्य में क्या होगा, तो कुछ मनुष्य कैसे हैं, मरणशील है, कुछ मनुष्य मरणशील है। ओके, और हमारा जो ओ वाक्य होगा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ओ वाक्य क्या बन रहा है, कुछ मनुष्य मरणशील नहीं है। ओके, शील नहीं है, ये हमारा ओ वाक्य बन गया। आपको ये 4 सिर्फ याद रखने हैं। अगर 4 याद रख लिए तो आपको इस तर्क वाक्य में कभी भी अगर इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, ए में होगा सभी के साथ है, ई में होगा कोई के साथ नहीं है, आई के साथ क्या होगा, कुछ के साथ है, और ओ में क्या होगा, कुछ के साथ नहीं है। ये 4 आपको याद रख, AEIO इस तरीके से आपको याद रखना है। ओके, चलिए यहाँ तक आपको पता चल गया। अगर पॉजिटिव है, यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव जो सेंटेंस होगा वो हमारा स्वीकारात्मक बनेगा। ओके, और जो नेगेटिव है वो हमारा क्या बनेगा, नकारात्मक बनेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं सभी शिक्षक, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए, सभी शिक्षक ईमानदार है, तो यहाँ पर सभी के साथ क्या लगा हुआ है, यानी कि पॉजिटिव वाक्य है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पर सभी है, तो सभी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ए यूज़ करेंगे। ओके, इसे हम
ए यूज़ करें, ए लिखेंगे, या तो फिर आप लिख सकते हैं पूरा लिखना हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य। ओके, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ओके, अभी मैं आपको शॉर्ट में लिखती हूँ और ये मैं बोलकर आपको बताऊंगी। चलिए, तो सबसे पहला हमारा ए बन गया। देखिए, अब दूसरा सेंटेंस है, कोई शिक्षक ईमानदार नहीं है। कोई के साथ क्या लगा, नहीं है लगा, कोई के साथ नहीं है लगा, तो हमारा ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, ई तर्क वाक्य बन जाएगा। अब देखिए, उसके बाद का जो तर्क वाक्य, कुछ शिक्षक ईमानदार है, यानी कि कुछ के साथ है लगा, तो जब भी कुछ के साथ है लगा तो अकेला है तो वो पॉजिटिव वाक्य है ना। तो ये क्या बनेगा, कुछ के साथ अगर है तो हम उसे लिखेंगे आई। ओके, उसके बाद है, कुछ शिक्षक ईमानदार नहीं है, तो कुछ के साथ क्या लगा, नहीं है लगा, तो नहीं है का मतलब क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस हो गया हमारा। तो यहाँ पर कुछ के साथ नहीं है, तो वो हमारा कैसा तर्क वाक्य बनेगा, ओ तर्क वाक्य बनेगा। आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ बात जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अब क्या होता है, तर्क वाक्य जब भी आपको दिया गया हो, इस तरीके के तर्क वाक्य दिए गए हो और आपको उनमें से किसी एक को गलत को जोड़ बनाने को बोलेंगे, तो उसमें आपको किसी एक को गलत चुनना होगा या तो फिर आपको जोड़ बनानी होगी, तब जाकर आप क्या करेंगे। तो आपको यहाँ पर ये बात याद रखनी, जबकि आपको गलत चुनने को बोला गया हो, तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा, ये 4 सेंटेंस अगर आपको दिए हो और आपको ये बताया जाए कि इनमें से गलत कौन सा है। मान लीजिए मैं यहाँ से कुछ इस तरीके से मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखती हूँ, दूसरा ही लिख देती हूँ। चलिए मैं लिखती हूँ, सभी फूल पत्ते हैं। ओके, सभी फूल पत्ते हैं। दूसरा मैं लिखती हूँ कोई पत्ते फूल नहीं है। ओके, पत्ते नहीं है। और तीसरा मैं लिखती हूँ, कुछ पत्ते यहाँ पर मैं लिखती हूँ, कुछ फूल पत्ते हैं। ओके, और मैं यहाँ पर लिखूँगी कि कुछ फूल पत्ते नहीं है। अब देखिए, इस तरीके का आपको क्वेश्चन पूछा जाए और आपको कहा जाए कि इनमें से गलत कौन सा है, तो सबसे पहले ये देख लीजिए, ये कौन सा तर्क वाक्य है, सभी के साथ है लगा, तो हमने बना दिया इसे ए। यहाँ पर कोई के साथ नहीं है, तो हमने लगा दिया ई। यहाँ पर कुछ के साथ है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, आई। और यहाँ पर कुछ के साथ नहीं है, तो हम लगा देंगे ओ। अब देखिए, यहाँ से तो आपने तर्क वाक्यों की पहचान कर ली। ओके, अब इनमें से आपको गलत चुनना है, तो ये भी सही दिख रहा है, 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 तो यहाँ पर आपको गलत कहाँ पर दिखा। तो देखिए सर, एक बात हमेशा याद रखनी होगी आपको कि कोई भी तर्क वाक्य होता है, उन तर्क वाक्य में जो पहला शब्द आपको मिलता है वो हमारा उद्देश्य होता है। क्या होता है, उद्देश्य होता है। जो तर्क वाक्य, जो हमें पहला तर्क वाक्य मिलता है, उनमें जो पहला वर्ड होता है, जो पहला शब्द होता है, वो हमारा उद्देश्य होता है। और उसके बाद का जो वर्ड होता है वो हमारा विधेय होता है। क्या होता है, विधेय होता है। जब उद्देश्य और विधेय दोनों के उद्देश्य और विधेय से ही तर्क वाक्य बनता है। ओके, तो देखिए, जो उद्देश्य जहाँ पर है वो सारे के सारे जो दूसरे तर्क वाक्य, उनमें भी वहीं पर उद्देश्य में जो वाक्य है वही होने चाहिए। देखिए, यहाँ पर उद्देश्य में क्या है, फूल है,
तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर पत्ते देखे, यहाँ पर फूल देखा, यहाँ पर फूल देखा। तो ये हमारे जो उद्देश्य है उनमें से कौन सा उद्देश्य गलत हो गया भाई, तो ये वाला हमारा गलत हो गया, कोई पत्ते फूल नहीं है। यानी कि उद्देश्य की जगह उद्देश्य होना चाहिए और विधेय की जगह क्या होना चाहिए, विधेय होना चाहिए। तभी जाकर आपका जो सेंटेंस होता है, तर्क वाक्य होता है, वो सही बनता है। ओके, यहाँ पर हमने गलती ये है, हमारे जो गलत है ये है कि यहाँ पर उद्देश्य बाकी के जो तीनों में जो उद्देश्य दिए हैं वो इसमें उद्देश्य में नहीं दिया, यानी कि जो विधेय में है वो कहाँ पर आ जाता है, उद्देश्य में आ गया है, और जो उद्देश्य है वो कहाँ पर चला गया है, विधेय में चला गया है। इसीलिए अगर आपको पूछा जाए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए और पूछा जाए कि इनमें से गलत कौन सा है, तो हमारा यहाँ पर आंसर बनेगा कोई पत्ते फूल नहीं है। ये सेंटेंस हमारा गलत है। तो आपको ये बातें भी याद रखनी होगी, इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम तर्क वाक्यों की पहचान कर पाते। यहाँ पर एक और लिख देती हूँ मैं, देखिए, सभी धार्मिक व्यक्ति कवि है। ओके, चलिए अब ये बताइए ये कौन सा तर्क वाक्य होगा, तो ये हमारा होगा, सभी के साथ है आ गया तो हमारा ए बनेगा, यानी कि सर्वव्यापी कैसा होगा, सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य हमारा ये बनेगा। ओके, इसी तरीके से आपको मैं यहाँ से थोड़ा सा हटा देती हूँ और कुछ और लिख देती हूँ। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि कुछ धार्मिक व्यक्ति कवि है। तो अब देखिए कुछ के साथ क्या लिखा मैंने, तो कुछ के साथ मैंने है लिखा, तो यहाँ पर ये कौन सा सेंटेंस बन जाएगा, तर्क वाक्य कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर हमारा तर्क वाक्य बनेगा, यहाँ पर कुछ के साथ अगर जब है आता है तो यहाँ पर क्या आएगा, आई तर्क वाक्य, क्या आएगा, आई तर्क वाक्य, जिसे हम क्या कहते हैं, तो अंशव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य। ओके, तो इस तरीके से आपको वाक्य, अगर तर्क वाक्य की पहचान करने की बात की जाए तो अब आई होप आपको ये चारों के चारों जो तर्क वाक्य हैं आपको समझ में आ गए। आपको ये बात याद रखनी है, जहाँ पर उद्देश्य होते हैं, बाकी के जितने भी तर्क वाक्य आपको दिए जाएंगे उसमें भी वही उद्देश्य रहेगा और विधेय भी कैसा होगा, वही रहेगा। यहाँ पर उद्देश्य और विधेय में अगर अदला बदलाव आ जाता है, उसे बदल दिया जाता है, तो वो तर्क वाक्य कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से तर्क वाक्य के बारे में समझ में आ गया होगा। अब कल हम देखने वाले हैं ये जो तर्क वाक्य हैं उन तर्क वाक्य के बीच में किस तरीके का संबंध बनता है, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए कि ए, ई, आई और ओ, इन चारों के बीच में किस तरीके का संबंध बनता है, तो इसे हम इस तरीके के मॉडल से हम समझेंगे, इस तरीके से ए, ई, आई, ओ, और इसे हम अच्छे से समझने वाले हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूजीसी नेट में आते ही आते हैं। ओके, तो कल के वीडियो के लिए भी आप तैयार रहिएगा। आज का अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और दिल से इसे लाइक भी कर दीजिएगा, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।